I think the biggest strength is his hunger, or to not settle for anything but the best. In 17 years of cricket that he's played, he has never been to NC for any injury. Exactly आज शाम को क्या करना है, कल रेडी होने के लिए, कल 100 किया है तो आज उसको क्या करना है. All those things are planned, understood and executed to the T. इतना अवेयरनेस था उनका कि कौन से शॉट में कौन सा मसल यूज होना चाहिए, उतना ही यूज करते थे. वो जिम भी खुद से आते, खुद का करते. वो फिजियो टेबल में कभी जाते नहीं है, मसाज कभी लेते नहीं. अंडर फटीग डिसीजन मेकिंग, वो अनफिट बंदे का और फिट बंदे का आसमान जमीन का फर्क है. 50 मिनट्स में इफ योर सेशन इज नॉट एंडिंग फॉर अ हाई परफॉर्मिंग टीम स्पोर्ट एथलीट, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. टॉप 3 गाइज इन द टीम वर्क एथिक में तो वही होंगे, बुमराह, शुभमन, विराट. ही इज वे अहेड ऑफ these guys because these guys have played over 7, 8, 10, 15 years and then built that work ethic and structure. Whereas this guy शुभमन जब आया 1-1.5 साल 2 साल में ही उसने वो पूरा फॉर्मा ले लिए. रोहित biggest strength is awareness of his weakest link in the body. For Rohit Sharma, if something goes wrong and he breaks down, sometimes it is a breakdown episode which he'll take 4-5 months to come back. Sometimes it may be a situation कि अगर कुछ गलत हुआ तो that is career ending injury. So that is the मतलब risk. टाइट रोप पर चल रहे थे जैसे. हाँ, अभी भी चल रहे हैं. Okay. For past few years. He should be managed by a small team so that he can execute surgical strikes at the right point. उसके एक्शन की वजह से और उसके बॉडी की वजह से वो कम इंजर्ड हो रहा है. Because he is hyper mobile and he is very elastic. 3 or 4 years of gymnastics that he in lunch when they have 1 hour or 1.5 hours, they have their running shots or bike. Exactly. 45-minute run, half an hour bike ride, they do shower, again back to work. Up New Zealand, Australia जाओ, every other street you will have a grass, public place where grass is there. You see how they dive. Sena countries, they dive with technique which they have learned playing rugby or playing some kind of sport with their family members when they were kids. हमारे यहाँ grass ही नहीं. Today in the Indian team 2 to 3 very important all format guys don't slide. So Soham Desai, welcome on the Dr. Smith Show. थैंक यू. इट इज़ बिन अ वाइल, बहुत टाइम हो गया और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक पॉडकास्ट करेंगे, तो आई थिंक दिस इज़ द डे. Yeah, exactly. So सोहम, आप इंडियन क्रिकेट टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच रहे हो, यानी कि विराट से लेके शुभमन, रोहित, बुमराह, सबको आपने पिछले 5 साल में उन्हीं को मतलब ट्रेनिंग या फिर उनके प्लान्स आप ही ने बनाए हैं. जनरली आम आदमी को फिटनेस का मतलब लगता है फैट लॉस या मसल गेन. उसे स्ट्रेंथ कंडीशनिंग थोड़ा पेचीदा शब्द लगता है. उसे लगता है फिजियो होता है, क्या होता है, मतलब उन्हें लगता है जो इंजरी में भाग के आते हैं वो है. तो मैं आपका रोल जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के क्या क्या पिलर्स होते हैं, क्या क्या पहलू होते हैं, जिससे उससे हम समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर एथलेटिक फिटनेस. मान लो कि विराट को आपको एथलेटिक बनाना है, तो वेयर यू कम इन, जस्ट लेट अस नो दैट. आई विल कीप इट वेरी सिंपल और बहुत एक कॉमन लैंग्वेज में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. तो समझो कि आप एक 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा या बंदी, दे आर एट ज़ीरो, कि उनका फिजिकल परफॉर्मेंस में इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहता है या काम नहीं रहता है. सो दे आर हेल्दी इंडिविजुअल्स विदाउट एनी इलनेस या सिकनेस या कुछ, तो दे आर एट ज़ीरो. व्हेन यू हैव टू परफॉर्म अ फिजिकल competitive athletic event, you need to be at say 120, 140, 150, 160% of your fitness. So you need to be above normal. तो बेस्ड ऑन द स्पोर्ट, जैसे आप क्रिकेट खेलोगे तो उसमें फिजिकल कंपोनेंट थोड़ा चाहिए, बस इतना भी नहीं चाहिए. आप ट्रैक एंड फील्ड करोगे तो बहुत फिजिकल कंपोनेंट चाहिए. आप रग्बी वगैरह खेलोगे तो और ज़्यादा चाहिए. तो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड रीच टू अ लेवल वेयर यू आर एबल टू कम्पीट एट अ पर्टिकुलर लेवल. जब आप इंजर्ड होते हो, जब आपके स्नायु खींचते हैं, या यू गेट अ टेयर, यू गेट अ इम्पैक्ट इंजरी, या यू गेट अ इलनेस, यू गो इन माइनस. तो बेस्ड ऑन योर इंजरी और बेस्ड ऑन योर सिकनेस, प्रोफेशनल्स कम इन टू प्ले. इफ़ यू आर सिक, डॉक्टर्स आएंगे. इफ़ यू आर इंजर्ड, फिजियोज आएंगे. इफ़ यू नीड अ सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन आके आप पे ऑपरेट करेंगे. तो बेस्ड ऑन दैट टू अगेन ब्रिंग यू टू जीरो. नाउ from minus to bring you to zero, normal healthy individual is the job of physios, doctors, surgeons, etc. From zero to take you to a high performing individual, high performing athlete, physically and mentally, is the job of a strength and conditioning coach or a high performance coach. So that is where we come in. वहाँ हम आते हैं to prepare them for a particular athletic endeavor that they want to undertake. अब मान लो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के मैं पहलू आपसे पूछूं कि मान लो कोहली का एक एग्जांपल ले ले या फिर कोई भी एक एथलीट का एग्जांपल ले ले,
तो आप कौन कौन से पैरामीटर्स को उसके ऊपर ध्यान देते हो, क्योंकि आम जिंदगी में लोगों को कार्डियो और वेट के अलावा कुछ पता नहीं है, शायद योगा या फिर स्ट्रेचिंग पता होगा, पर आपके जैसे आप ही के अंडर मैंने भी किया है स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, तो मुझे भी पता है कि देर इज अ लॉट टू इट। वो ऊपर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वैसे देखा जाए तो वेट ट्रेनिंग और कार्डियो भी हम लोग कह सकते हैं, बट इट इज प्रेटी मच मोर देन दैट। तो उसके पिलर समझाइए कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्चुअली कई सारे पिलर्स होते हैं, कई सारे पहलुओं को एक साथ मिलाते हैं तभी एथलेटिक फिटनेस का पीक पे आते हो। तो वो मैं जानना चाहूंगा। सर अभी ऐसा है कि आपके घर पे जो ड्राइवर होगा उसको भी ड्राइवर ही बोलेंगे, और F1 में जो गाड़ी चलाता है उसको भी ड्राइवर ही बोलेंगे, बट द पोटेंशियल और द अबिलिटी और द कैपेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल सेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो सिमिलरली आपके जिम में जो ट्रेनर्स रहते हैं उनका एक पर्टिकुलर स्किल सेट रहता है कि वो लोग बॉडी बिल्डिंग में एक्सपर्ट रहते हैं, या वो लोग वेट लॉस में कोई एक्सपर्ट रहते हैं, कोई होते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी किसी का स्पेशलाइजेशन रहता है, तो सबका एक स्पेशलाइजेशन रहता है। वैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेज प्रीडोमिनेंटली यूजुअली दे वर्क विथ एथलेटिक पॉपुलेशन या कोहॉर्ट जिनका फिजिकल और मेंटल और स्पोर्टिंग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम ज़्यादा रहता है, वेयर दे आर चैलेंज्ड अगेंस्ट ओपोनेंट्स हु आर इक्वली एथलेटिक और इक्वली कॉम्पिटेंट। तो दैट इज वेयर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस कम इन to enhance physical and mental abilities at the same time minimizing the injuries. So we make plans based on scientific evidences and scientific data and scientific principles to upgrade or upscale the physical ability of an individual, with keeping in mind where that person can go wrong or what can happen, what are the gaps to prevent the injuries. So that is the actual work of a strength and conditioning coach, irrespective of which sport or which individual or which space they are working in. तो ये core at the core strength and conditioning coach का यही काम है, to enhance physical athletic ability whilst preventing injuries. और ये फिजिकल ट्रेनर जैसा नहीं है कि मतलब यू आर नॉट स्पॉटिंग एनीवन और So एनीथिंग, राइट? we are more of a coach. We coach them. So if you are my client or if you are my athlete, I will start with educating you with nuances about your body. कि आप कैसे इंडिविजुअल हो, आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपके स्पोर्ट के हिसाब से, नीड एनालिसिस बेस्ड ऑन योर स्पोर्ट, बेस्ड ऑन योर क्वालिटीज, यू असेस द एथलीट, मेक अ नीड एनालिसिस लिस्ट and then start to fulfill each qualities. And you just need a program from me. You need a overall blueprint from me. You need a pathway from me. That is where we come in. Reps count करना या weight उठा के देना या आपको encourage करना, these are not the qualities which a strength and conditioning coach is known for. They can do it. It is not that they should not do it or they cannot do it. They can do it. But that is something which is not prevalent because the athlete or the environment which a strength and conditioning coach works in, they are already very intrinsically motivated and driven individuals. So we are more of a coach, we are more of a mentor than a trainer or a spotter per se. तो आपका स्प्रिंटिंग आपने शुरू किया था जिससे आप स्पोर्ट्स में, एंड देन यू वेंट टू क्रिकेट, एंड देन आफ्टर ऑल यू वेंट टू एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। अब मेरा भी क्रिकेट बैकग्राउंड है और टेनिस बैकग्राउंड है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे कोई भी पूछता है, मैंने जब से कहा है कि मैंने स्पोर्ट्स साइंस में या स्पोर्ट्स मेडिसिन में कुछ किया है, कि भाई सबसे बेस्ट एथलीट कौन होते हैं, कौन सा स्पोर्ट सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबके फैन बॉयज यहाँ आ जाते हैं कि भाई क्रिकेट जैसा तो एक भी नहीं, कोहली वो छक्का मारा वैसा कोई नहीं मार सकता, बायोमैकेनिकली वो पॉसिबल ही नहीं था। मेरा अगर आपको मैं बायस कहूँ बिकॉज ऑफ टेनिस, मैं कहता हूँ कि राइट नाउ जोकोविक इज द पीक एथलीट, मतलब इंडिविजुअल स्पोर्ट है, उसके कई कारण मैं भी आपको कह सकता हूँ अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो। एंड नाउ आई थिंक कि लाइक नडाल, अल्कराज इज ऑल्सो द नेक्स्ट बिग थिंग, अल्कराज एंड सीना। तो आपने सारे स्पोर्ट्स का कुछ ना कुछ आपने वर्क किया ही होगा एथलीट के साथ, आपने यूके में किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपने किया है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि हु आर द बेस्ट एथलीट्स? I have done track and field for 3 to 4 years. मैं स्कूल में जब था तो मेरे कोच है कैसे मिल गए थे मुझे कि मेरे को क्रिकेट खेलना था और मेरे को क्रिकेट में फिटनेस एनहेंस करनी थी, बट वो बोले थे कि तू खेल क्रिकेट बट यू ट्रेन लाइक अ ट्रैक एंड फील्ड। तो वो बोल रहे इट विल ट्रांसलेट बिकॉज यू हैव गॉट कोऑर्डिनेशन एंड ओरिएंटेशन, सो यू ट्रेन लाइक अ ट्रैक एंड फील्ड गाय एंड देन गो एंड प्ले क्रिकेट, तो योर एथलेटिक एबिलिटी विल ट्रांसलेट इनटू द स्पोर्ट यू प्ले। तो एनीवे दैट, एंड आई वुड से द बेस्ट एथलीट पर से इट इज अ गोल्डन रूल कि डेकैथलीट जो होते हैं ट्रैक एंड फील्ड में, डेकैथलॉन जो करते हैं, they are the ultimate athletes. They are at the pinnacle of physical performance because they are tested in all the qualities that a human being can be challenged
physically, right from pole vault to 800 meters to 100 meters to 100-meter hurdles to high jump to long jump. So any ability that a person can be challenged physically, वो डेकेथलॉन में है. आपका एंड्योरेंस चैलेंज हो जाता है, आपका स्प्रिंटिंग एबिलिटी चैलेंज हो जाता है, आपका जंपिंग एबिलिटी, आपका थ्रोइंग एबिलिटी, एवरीथिंग इज चैलेंज. So decathlete should be, I think, kept at the pedestal when it comes to human high performance in terms of physical ability. If you talk about team sports, any sport that involves high speed running, any sport that involves high speed running and turning at high speeds and done repetitively day after day should be considered a very high threshold activity for a human body. Cricket is not there. Cricket comes in way below all these sports. Yeah. But again, it is about the individual. Like you mentioned, Virat Kohli, he was driven. He wanted to redefine how cricket can be played. He wanted to redefine how cricket can be approached. And he brought that physical ability or physical component to at least Indian cricketing scenario, where fitness, high performance, physical ability in cricket became a thing. And I would say it directly translated to how अपने इंडियन फास्ट बॉलर्स और इंडियन टीम स्टार्टेड टू ट्रेन, स्टार्टेड टू प्रिपेयर, स्टार्टेड टू अप्रोच और स्टार्टेड टू थिंक अबाउट देयर गेम. एक मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा, आउट परफॉर्म करके एक यूट्यूब चैनल है, आई थिंक व्यूअर्स हैव वॉच्ड इट क्योंकि वो काफी वायरल हुआ था. उसमें वो लोगों ने बताया था कि वाई 800 मीटर इज द अल्टीमेट चैलेंज. मतलब 800 मीटर में अगर हम लोग टेक्निकल बात करें तो एनारोबिक और एरोबिक दोनों कैपेसिटी का वो स्वीट स्पॉट होता है कि यू हैव टू ट्रेन योर फास्ट सिस्टम ऑल्सो एंड यू हैव टू सस्टेन इनफ सो दैट यू डोंट गो इनटू डिप्लीशन ऑफ द अदर सिस्टम. तो वो वाला मुझे लगा कि भाई, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मैंने स्कूल में 400 800 मीटर मैंने भी किया, रिले और दोनों में किया था. सो इट वाज एग्जॉस्टिंग क्योंकि उसके बाद आपको मतलब पेट दुखता ही है, उतना एग्जॉस्टिंग रहता है. एंड यू आल्सो हैव टू टाइम द रेस अकॉर्डिंगली कि 100 मीटर आप थोड़ा आराम से देखोगे, देन यू विल पिक अप द स्पीड एंड द लास्ट लैप वुड बी द बेस्ट. तो वो वाला आपने डेकेथलीट का मुझे कहा कि 800 मीटर वाला भी आपको लगता है कि इट इज इंटेंसिव और इट इज स्टिल अ यूनिपोलर ट्रेनिंग ओनली? It depends on the individual, but I would say more challenging for Indians or for team sport athlete would be 400. ओके भाई, उसका समझा सकते हो आप? Because that is you ask any track and field, the preparation and the training for a 400-meter race is very grueling. उसेन बोल्ट का आपने वो स्टेटमेंट देखा था कि ही he- टोल्ड कि मैं 400 कर ही नहीं वही, सकता. 400 मीटर is very difficult to train because of what you said, the speed spot. स्पीड हो गए. कि उसमें स्पीड कंपोनेंट भी उतना है एंड यू नीड द ग्लाइकोलिटिक फिटनेस Yeah. टॉलरेंस टू मेंटेन दैट स्पीड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. सो स्पीड एंड्योरेंस एंगल कम्स इनटू प्ले. एंड वो डिस्टेंस ऐसा है कि आप ज्यादा तेज भी नहीं भाग सकते और ज्यादा स्लो भी नहीं भाग एग्जैक्टली. सकते हो. सो यू नीड टू एक्चुअली स्ट्रेटेजाइज वेरी वेरी वेल एंड टू रन दैट रेस. वो कहते हैं ना, माइलेज के साथ साथ आपको स्पीड भी चाहिए. 400 is very difficult and more than the race per se, like you said कि 800 भागने के बाद बंदा खत्म हो जाता है. More than the race, the training for 400, that is what kills you. क्योंकि वो 50 सेकंड तो वो खाली रेस का है, बाकी उसके पहले का ट्रेनिंग, उसका जो प्रेप है ना, वो मतलब इट इज वेरी ग्रूलिंग. इट इज ग्रूलिंग. और दूसरा एक और जो पर्सपेक्टिव आई थिंक एंडी रॉडिक ने अभी शेयर किया था, ही हैड चैलेंज, ओपन चैलेंज उन्होंने किया था कि जस्ट प्रूव मी रॉन्ग कि सिंगल्स मेंस टेनिस इज वन ऑफ द पिनेकल ऑफ स्पोर्ट्स. कि मान लो आप सिंगल्स खेल रहे हो तो देयर इज नो वन टू सब यू आउट. कि बास्केटबॉल में क्या होता है कि माइकल जॉर्डन अगर एक क्वार्टर खेल रहा है तो उसमें 12 मिनट में से शायद 11 मिनट ही वो खेलेगा, बीच में 1 मिनट उसको मिलेगा. एंड देयर इज चेंज ओवर, टाइम आउट्स, देयर आर फ्री थ्रोज, देयर आर ऑल अदर 5 प्लेयर्स प्लेइंग. तो उसने एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव कहा था कि आप, इट इज टेनिस इज अ मैराथन ऑफ स्प्रिंट्स कहते हैं कि 5 घंटे आपको स्प्रिंटिंग करना ही करना है. यू चेंज ऑफ डायरेक्शन जो आपने बात की थी. सो मेरा बायस भी है, मैं ओपनली कहता हूँ बिकॉज मैं खुद टेनिस खेलता हूँ, तो इसलिए शायद मैं कह सकता हूँ कि टेनिस की तरफ मेरा थोड़ा प्यार यहाँ आ रहा है. बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू नो कि ऐसा होता है. अब इसी के तौर पर आपने अभी विराट कोहली का नाम दिया, तो आई थिंक 2013 वाज द वाटरशेड मोमेंट. देयर वाज 2013 पहले, 2013 2015. 2015 नहीं, आई थिंक द स्टोरी वाज 2013 आईपीएल, जहां उन्होंने शीशे में देखा और बोला कि भाई मुझे चेंज करना है. That is true, but the shift started to happen In the game. 2015. Okay. When Basu sir went to the Indian team and it was in Sri Lanka,
when Basu sir asked for, I think, 2 to 3 weeks of a particular regime that he wanted Virat to follow, and it was Virat who reached out to Basu sir कि यार मेरे को अलग करना है कुछ, and he said okay, give me 2 to 3 weeks, and he started doing Olympic lifts, and then he chased the ball in Sri Lanka, and he was, like, it was unbelievable what he felt. And वो एक since खाली then, स्पोर्ट्समैन ही फील कर सकता है, क्योंकि हाँ वो तो ट्रेनिंग का जो फायदा होता है हाँ ना, वो बोला था कि भाई कुछ तो हुआ है, कुछ अलग है. वो अलग ही, वो गियर ही अलग हो जाता है. So then he never left training राइट. under that regime or under sir. And even today he has trained with me, but again our fulcrum is when it comes to You build Virat. upon that. मतलब Yeah, बासु I सर built ने. upon that. If I am stuck somewhere, I reach out to him. Okay. And in IPL is always when we revisit everything, Okay. because they are together for हाँ, 2.5 RCB months. में. Yeah. वैसे I can never take the credit of Yeah. training Virat per se. I've just built upon and carried on what Shankar Basu has done with Virat, and what Virat has constantly pushed Shankar Basu to do with him. सो अगर 2015 मान ले तो आई थिंक शायद विराट 27 के थे. सो मैं उनका स्वॉट एनालिसिस आपके तौर पर जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, अगर मान लो कि उसे हम लोग फ्रॉम अ एथलेटिक फिटनेस एंगल देखें तो व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ्स, मतलब जो उनसे कम्पीट किया ही नहीं जा सकता. सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वो कहते हैं दुखती नस होती है. तो वो अगर आप कह सके, जितना आप कह सके, तो आई वुड लव टू नो कि विराट एज अ केस स्टडी अगर किसी स्पोर्ट्स साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाए, देन व्हाट इज द फर्स्ट लाइन कि भाई इसकी ये स्ट्रेंथ थी, इसकी ये वीकनेस थी, हियर वर द कैप्चर्ड अपॉर्चुनिटीज एंड हियर वर द थ्रेट्स. I think the biggest strength is his hunger ओके. to be the best, or to not settle for anything but the best. ओके. That is the biggest strength he has. Second thing I would say is not his weakness, but that I think it ends up being a weakness when you are a person of such a magnitude, is you are tied up with so many things mentally in a day. So it is very difficult for you to detach and constantly focus. Compartmentalize करना बहुत फोकस करना एक चीज में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है with every passing year or season. Yeah. So I think that is a challenge for him, which he copes well at times, which he fights at times, which he succumbs to at times, but that is his challenge. I would say another thing is his work ethic. So in 17 years of cricket that he's played, now he's retired from 2 formats. He has never been to NCA for any injury, any niggle, anything. ऐसा नहीं कि उसको नहीं कुछ हुआ है, but ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे he has to pull out from स्पेशल प्रोग्राम लेना from cricket and go to NCA and do rehab. वैसा कुछ नहीं हुआ. इधर उधर छोटा मोटा सब हुआ है, and his work ethic or his lifestyle or his drive is so deep and strong कि उसका फिटनेस लेवल ही वो इधर तक लेके गया है कि कुछ होता भी है तो ऐसा होता है कि he can still manage around it. So the threshold of breaking down has gone up so many folds that even when he is struggling with something or he is facing any niggle, he's still able to find ways to play. ओके. So that is आई थिंक his strength. 2016 में वो मुझे हाथ ये वाला फ्रैक्चर वाला इनिंग्स याद है. वो तो देखो, वो इम्पैक्ट इंजरी है, वो इम्पैक्ट इंजरी, उसको वेबिंग फटना है, फ्रैक्चर होना, वो बट सब स्टिल वो ग्रिप का आपको नहीं लगता डिफिकल्टी है, but that is nothing to do with ओवरऑल फिटनेस. that is to do with his, again, the will to bear the pain, the threshold to bear pain and still play. So that is, I wouldn't say fitness, that is mental fortitude of his to just see it through. अब विराट को मैं जोकोविक के साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ. उसका कारण ये है कि जस्ट लाइक हिम एंड आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगर मैं वो तीनों को एक साथ बोलूँ, दे नो देयर बॉडी इनसाइड आउट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मतलब वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछेंगे, एंड इफ यू आर रॉन्ग दे विल ऑल्सो टेल यू कि भाई कहाँ से आप वापस करो, कोई नया रेजिमेंट लाओ. दे आर एक्सपेरिमेंटर्स. मतलब खुद की बॉडी को पीक लेवल लेने के लिए. मैं तो आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ. मैं अगर आप कह सको तो इट वुड बी ग्रेट कि हाउ ही अप्रोचेस हिज बॉडी. मतलब वो माइक्रो मैनेज करता है कि ही जस्ट delegates the responsibility to his trainers and the nutritionists. I will first tell you about awareness के बारे में. And in this bracket I would also like to put Sachin Tendulkar and MS Dhoni. Okay. I have not worked with them directly, but MS Dhoni I have interacted with him directly, and I have heard from 2020 में थे तो 21. Okay, हाँ, तो तभी रिटायर हो गए थे. Mentor, when he came as mentor. Okay. For the 21 World Cup. Okay, हाँ. And also few days I have spent with him in NCA. They are very aware of their bodies. जो लोग उस सचिन पाजी के क्लोज थे उनसे मैंने सुना है कि he used to be aware
इतना अवेयरनेस था उनका कि कौन से शॉट में कौन सा मसल यूज होना चाहिए या कौन से पोजीशन में कौन सा मसल यूज होना चाहिए, उतना ही यूज करते थे वो। इतना प्रिसाइज प्रैक्टिस और सिलेक्टिव इतना एक्शन। इतना प्रिसाइज अवेयरनेस और स्पेशल अवेयरनेस अपने सराउंडिंग का, अपने बॉडी का, अपने मूवमेंट्स का बहुत कम लोगों में होता है। आपको बहुत मतलब यू हैव टू बी वेरी डीप इन योर क्राफ्ट ऑन द क्वेस्ट। वो भूख इतना होना चाहिए कि आप इतना समझ चुके हो अपने क्राफ्ट को कि यू आर ओनली यूजिंग जो नीड है उतनी ही यूज, ओवर ट्राई नहीं कर रहे हो। उतनी ही एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रही है। आई थिंक फेडरर इज आल्सो इन सेम ब्रैकेट। सेम ब्रैकेट। सो उनका बेसिकली ऑल दिस पीक गाइस, या माइकल जॉर्डन ले या लो, क्रिस्टियानो, कोबी मेसी, आल्सो माय फेवरेट। कोबी, कोबी या ये सबको ले लो आप। दे हैव दिस थिंग बिकॉज वो लोग इतना डीप चले गए हैं अपने क्राफ्ट को, वो लोग एवरीथिंग दे आर अवेयर ऑफ। हम्म। तो सेम वे एम एस धोनी इज वेरी अवेयर ऑफ उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस, उनकी बॉडी, उनका पेन थ्रेशोल्ड, उनका फिटनेस, उनको क्या करना पड़ता है, उनको क्या नहीं। वो जिम भी खुद से आते, खुद का करते हैं। वो फिजियो टेबल में कभी जाते नहीं है, मसाज कभी लेते नहीं है। वो ही जस्ट हैज हिज थिंग ऑफ नेचुरल रिकवरी। एथलीट कहते हैं, वो वही कह सकते हैं। बट ही इज वेरी अवेयर ऑफ हिज बॉडी। अगर आप बोलोगे कि माही भाई इसको क्या करना चाहिए, तो बोलेगा भाई तू यू फिगर आउट। ही माइट हेल्प यू फिगर आउट बट वो बोल नहीं पाएंगे ओके। वैसे। वेयर विराट कोहली ही इज वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कि उसको पता है एग्जैक्टली कि कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन सा प्रोग्राम्स उसके लिए वर्क करता है। इफ ही इज प्लेइंग अ T20 टूर्नामेंट तो उसको क्या करना चाहिए, अगर वो वनडे खेल रहा है तो क्या करना चाहिए, टेस्ट मैच खेल रहा है तो क्या करना चाहिए। अगर उसने कल समझो कि वनडे क्रिकेट खेलना है और बैक टू बैक कुछ प्रोग्राम रहे हैं उसके प्रिपरेशन में या प्रैक्टिस में, तो एग्जैक्टली आज शाम को क्या करना है कल रेडी होने के लिए, या अगर कल 100 किया है तो आज उसको क्या करना है। ऑल दोज थिंग्स आर प्लान्ड एंड अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड टू द टी। ओके। वो कुछ इधर उधर कॉमा फुल स्टॉप तक वो पूरा फॉलो करता है। Right. और वो इतना करने के बाद इट हैज बिकम हिज सेकंड नेचर। सेकंड इज या वो इट कम्स उसको मतलब सोचना नहीं पड़ता है, इट वो ऑटो पायलट, वो आपकी कैरेक्टर ही बन जाते हैं एक बार बस आपने चीज दैट की। इज अभी दैट इज हिम बेसिकली। सो देयर अवेयरनेस इज एट अ वेरी वेरी हाई लेवल। मैंने आपको क्वेश्चन में 2013 मतलब 15 करेक्टेड 2015 कहा था। वो कारण ये था कि एक इंटरव्यू मैंने देखा था एंड उसमें वो वाटरशेड मोमेंट दिख रहा था कि एक छोले भटूरे वाला रात को इतना डाइट रिस्ट्रिक्टिव उसने कर दिया है कि भाई उसको पिलो कवर्स खाने की क्रेविंग होती थी, फिर भी वो सेल्फ कंट्रोल कर सकता था। सो दिस इज लाइक सेंट लाइक थिंग, मतलब आप इतना सेल्फ कंट्रोल कर पाओ अपने डिजायर्स का। और पंजाबी है भाई, पंजाबी लोगों का एक क्रेविंग अलग ही होता है क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग भी वैसी होती है, उनका एनवायरनमेंट भी वैसा होता है। सो दैट वाज वन थिंग आई थिंक, क्योंकि मैंने अगेन जोकोविक का एग्जांपल इसलिए बिकॉज ही वाज अपब्रिंग इनटू अ बेकरी, उनके मम्मी पापा बेकर्स थे और उनके लिए बीइंग टेस्टेड एज अ ग्लूटन सेंसिटिव थिंग, इट वाज अ बिग थिंग। मतलब दूध वाले के बेटे को आप कह रहे हो कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऐसा हो गया। सो दैट टेक्स अनदर अमाउंट ऑफ करेज टू गो अगेंस्ट योर ओन व्हाट यू से द कोहोर्ट, कि आप जिस ट्राइब में पले बड़े हो उसी का आपको मतलब एंटी जाना हो, तो इट इज लाइक नेक्स्ट बिग थिंग। सो वो इसलिए मैं शेयर कर रहा था। नाउ कमिंग टू द वाटरशेड मूवमेंट, आपने कहा कि बासु सर ने, जो आपके मेंटर हैं, उन्होंने कुछ ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, मतलब हम कह सकते हैं कि पावर और स्ट्रेंथ पर ज्यादा उन्होंने तवज्जो दिया। तो उसके बारे में बताइए कि उसके पहले क्या कल्चर था और उन्होंने क्या बदला कि उससे पूरा कल्चर इट शिफ्टेड टू दिस वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल। नहीं, वो दैट इज रॉन्ग टू से। ओके और वो परसेप्शन बना गया है ओके, हाँ मतलब मार्केट मीडिया में या कि सब लोग ओलंपिक लिफ्टिंग करते हैं ओके या पूरा प्रोग्राम ही चेंज कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एटलीस्ट मुझे नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि जब मैं व्हेन आई जॉइन, मैंने काम करना चालू किया टीम के साथ, तो आउट ऑफ 28 या 30 कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स 5 या 7 लोग लिफ्टिंग करते थे, ओलंपिक लिफ्टिंग या डेरिवेटिव्स ऑफ ओलंपिक, पार्ट ऑफ ओलंपिक। बाकी सब यूजुअल नॉर्मल ट्रेनिंग करते थे। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है विराट और वो ओलंपिक लिफ्टिंग और बासु सर और वो सब की वजह से, देयर इज अ कल्चरल शिफ्ट। बट दैट इज अ लॉट टू डू विद विराट कोहली। अगर वो नहीं होता और वो हंगर नहीं दिखाता और उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, तो वो कल्चरल शिफ्ट या द होल फिटनेस रिवॉल्यूशन क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, इंडियन क्रिकेटिंग सिस्टम में नहीं आता। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि अप्रोच ही पूरा अप्रोच चेंज हो गया, हाँ। पूरा अप्रोच चेंज हो गया। पीपल स्टार्टेड टू लुक एट मोर फिजिकल एस्पेक्ट, फिटनेस, हाउ फिटनेस कैन इम्पैक्ट क्रिकेट।
जैसे आप मानोगे नहीं, हम लोग जब बोलते थे कि यार फिटनेस खाली फिजिकल एबिलिटी नहीं है, व्हेन यू आर इन योर 80s 90s स्कोरिंग दोज हंड्रेड्स, आप जब डबल्स लेते हो बार या बार या थके हुए हो, अंडर फटीग डिसीजन मेकिंग लेना होता है, इफ यू आर अ फिटर इंडिविजुअल, अगर आप फिट बंदे हो तो आपका डिसीजन मेकिंग भी क्लैरिटी के साथ क्लैरिटी के होगा। साथ होता है या अंडर फटीग डिसीजन मेकिंग, वो अनफिट बंदे का और फिट बंदे का आसमान जमीन का फर्क है। आई थिंक चेजर उसले इसलिए कहते हैं सो उनका द खास ये। कैलकुलेशंस, द डिसीजन मेकिंग, तो वो सब बहुत मैटर करता है। एंड हम्म एट द हाईएस्ट लेवल स्किल वाइज मोर और लेस सब लोग 19-20 रहते हैं, हम्म ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। तो यू विल हैव टू फाइंड एरियाज टू आउटडू और ओवरकम द चैलेंजेस देयर। हम्म तो जब सब स्किल वाइज सिमिलर रहते हैं तो आप अलग अलग एंगल ढूंढने पड़ेंगे ओपोनेंट्स को बीट करने के। हम्म तो एक चीज़ हो गया फिटनेस, एक चीज़ हो गया कि आप शेयर हंगर और विल लाओ, और एक चीज़ हो गया डिसीजन मेकिंग अंडर फटीग। हम्म When both teams are tired, both teams are under stress, under pressure, who has more clear mind, हम्म who has more clarity of thought? तो that is also where fitness का रोल है। हम्म। अब जनरली अगर मैं आपको ये इंडस्ट्री फिटनेस इंडस्ट्री की बात करूं, जो लेमैन के लिए वो लोग मानते हैं कि जितना भारी वजन आप उठाते हो उतने आप स्ट्रॉन्गर हो। तो वो वाला मिथ मुझे पता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा बिकॉज यू आर मोर स्पेशलाइज्ड इन दैट, कि लोगों को लगता है कि विराट की इतनी फिट बॉडी है तो उसका मतलब वो 200 किलो उठाता है, इतना डेडलिफ्ट करता है, उतना है। तो व्हाट्स दिस मिथ? मतलब मुझे जहां तक पता है कि पावर इज हाउ फास्ट यू पुल एंड हाउ हैवी यू पुल, दोनों कंपोनेंट होते हैं। वो मतलब बॉडी वेट ट्रेनिंग या मतलब कहते हैं ना कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या वैसा कुछ नहीं है जहां आप यू आर ट्रेनिंग फॉर एस्थेटिक और यू आर गोइंग फॉर द लार्जेस्ट लिफ्ट, वो वाला आप नहीं चाहते हैं क्योंकि आपकी मैट्रिक कुछ अलग होती है। तो उसके बारे में बताइए कि विराट का वर्कआउट शेड्यूल ने आपने कैसे प्लान किया है कि यू आर नॉट गोइंग फॉर द मोर 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 इन। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि आप यू चेज नंबर्स ऑन द बार या यू चेज नंबर्स इन द वेट रूम। हमेशा कोई भी क्रिकेटर का या कोई भी एथलीट का यही होता है कि एक प्रोफाइल बनता है एथलीट का, कि बेस्ड ऑन देयर रोल और बेस्ड ऑन देयर स्पोर्ट दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग और दे नीड टू बी रेजिलियंट और दे नीड टू बी रोबस्ट इन 1 2 3 4 5 6 थिंग, ओके दोज थिंग्स। वंस यू डू द असेसमेंट, असेसमेंट करने के बाद वो प्रोफाइल जब बनती है तब क्लियर गैप्स दिखते हैं ओके कि इसका पावर में थोड़ा वीक है, ओके। या इसका स्ट्रेंथ में थोड़ा वीक है, या इसका स्टेबिलिटी में थोड़ा हम्म वीक है, या इसका जो आइसोमेट्रिक्स होल्ड्स है, सो द रेजिलियंस एंड रोबस्टनेस, ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट प्रोग्राम बनते हैं। ओके वंस वो गैप फिल हो जाते हैं देन यू रीअसेस। then because you are playing constantly there are other gaps that develop हम्म because of pattern overload, या या overuse, या repetitive patterns happening, certain things start to open up season में, तो फिर वो gaps fill होते हैं। हम्म so it is constant assess reassess and ओके then program हम्म वैसे। हम्म तो ऐसा कुछ बार्स, एंड फॉर दैट मैटर जो ओलंपिक लिफ्ट्स करते हैं एथलीट्स हमारी टीम में इंक्लूडिंग विराट, दे हैव बीन ऑन सिमिलर वेट्स from snatch between 50 to 40 to 50, and when you are aggressively going you go to 60 62 63, हम्म बट दैट इज वंस इन अ वाइल। पिछले 10-15 सालों में शायद 2 बार ऐसे फेज आए हैं वेयर पीपल हैव गॉन टू 60 kg ऑफ स्नैच। बाकी वही basically you are training that component ओके by doing snatch cleans and all that, you are not adding value to your what do you call leaderboard per se, हम्म बट आप वो सब एक्सरसाइजेस करने से, वो सब रिजिमेन फॉलो करने से आप यू आर चेंजिंग द वायरिंग ऑफ द बॉडी, हम्म हाउ योर बॉडी फील्स, हाउ योर बॉडी मूव्स, हाउ योर बॉडी ऑपरेट्स, वो चेंज हो रहा है। हम्म आपका लुक पर से और आपका एस्थेटिक पर से वो इतना चेंज नहीं होगा, बट हाउ यू मूव, हाउ हम्म यू फील, हाउ यू रिकवर, हाउ यू रिएक्ट, वो पूरा चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ द मसल, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी चेंजेस हम्म मोर देन द बॉडी और द मसल इटसेल्फ चेंजिंग। एक्चुअली आपने ये कहा ना, तो एक बहुत ही प्यारा मुझे मीम मिला। उसने 10 ईयर चैलेंज जो पता है, वो लोग कहते हैं कि 10 साल में आपका फेस कितना चेंज हो, आपकी बॉडी कितनी चेंज होती है। तो उसमें किसी ने विराट का बनाया था, तो 2014 में जो था वही अभी 2024 में है, 24 या 25 में। सो दैट वाज, आपने जो कहा ना कि बाहर से कुछ पता नहीं चलता, पर आपको पता चलता है कि एज के साथ वही पीक एथलेटिक फिटनेस उसने कैसे बनाई है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछूंगा कि वर्कआउट रेजिमेंट में क्या अंतर आया है कि 26 ईयर ओल्ड विराट से लेके 36 ईयर ओल्ड,
तो उसमें क्या क्या उसने चेंजेस किए हैं और क्या क्या उसका डे इन अ लाइफ चेंज हुआ है या फिर है उसका? I think we with age the scope or the addition of recovery, addition of rest, addition of more rebuild and repair type of training sessions वो ओके, ज़्यादा ऐड हुए. Earlier it used to be all about high performance, ओके. performance and excellence and all that. Now along with that there are more training sessions which are more rest oriented, recovery oriented, and more to keep the flow and rhythm going overall हम्म. for पर वो entire year. उसका ट्रेड ऑफ होता है. अब मैं ये समझ रहा हूँ कि मान लो कि आपने पहले 2 घंटे का वो वेट ट्रेनिंग करते थे, तो अभी रेस्ट के कारण वो कम हुआ है कि नहीं नहीं उतना ही दो रखते घंटे हैं? का कोई नहीं करता नहीं, है मैं तो भाई. खाली एग्जांपल दे रहा हूँ. 45 वो minutes 45 मिनट्स इज द मैक्स 45 मतलब. minutes 50 minutes में if your session is not ending for a high performing team sport athlete then you are doing something wrong or you are trying to chase ओवर ट्रेन, हाँ. something very different. हाँ, मतलब मैं कह वैसे रहा हूँ कि 45 मिनट का है तो नहीं उससे होता है टाइम ना. निकल वैसा नहीं See, है. eventually the goal is to be a high performing athlete. हम्म. Earlier, because he was young, 10 years younger, and because the base was not set to that level, we were having different goals. हम्म. Right now, the vision is same, but the goals have changed because we have already achieved few of the goals that were set हम्म. over the years. So now the goals are different. हम्म. We say so to achieve the new goals, which are part of the same vision, you have to train or program little differently. हम्म. अब कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करनी, पर मैं ऐसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अर्ली रिटायरमेंट लिया, वो फैमिली या पर्सनल रीजंस के लिए था कि फिटनेस में उनका कुछ था स्कैरी ऐसा भाई कुछ? पता नहीं है. नहीं, फिटनेस पे उनका वैसा कुछ था नहीं फिटनेस ना? तो कुछ नहीं क्योंकि क्या. कई कई ऐसी थी कि भाई उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसा कुछ वो लोगों ने ये चालू किया सब था. तो यार आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन क्रिकेट बट फिटनेस वाइज ही इज नहीं, एज मैं गुड वही एज पूछ ही रहा हूँ कि वाज. फिटनेस वाइज तो कुछ वैसा कंसर्न नहीं था ना, क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई फिट वो जो पहले की तरह उसका फिट नहीं रहा था या फिर ऐसा कुछ बोल रहे, तो वो तो वैसा कुछ है नहीं ना कि वॉज फिट इनफ टू नहीं इज. मतलब हु इज सेइंग डिपेंड्स नो. अगर आप टीम का मेंबर कोई बोल रहा है जो उसका फिटनेस का इन्स एंड आउट जानता है एग्जैक्टली. तो अलग बात है. और बाहर वाले बोल रहे हैं उड़ती वो खबर तो तो बहुत सारी है. भी उसको तो क्या बोले वैसे. राइट, राइट. अब नेक्स्ट बिग थिंग आई थिंक इज शुभमन गिल. अगेन आर्ग्यूएबल, इट इज कंट्रोवर्शियल अभी भी क्योंकि ही इज स्टिल इन अ बिल्डिंग फेज. तो आपने आई थिंक 2019 या 18 से उससे काम थोड़ा एनसीए से या फिर अंडर 19 के टाइम से आप काम कर रहे थे. तो विराट जैसा उसका क्या स्वॉट एनालिसिस देखे एंड हाउ इज डिफरेंट, हाउ इज अहेड, हाउ इज बिहाइंड विराट व्हेन इट कम्स टू द इमेज ऑफ एथलेटिक फिटनेस स्टैंडपॉइंट? नहीं ही इज़ वेरी अहेड. क्योंकि वो जब आया 22 साल में या 21 साल में आई नो हिम सिंस वन साइड स्ट्रेन इंजरी दैट ही हैड 2018 में. उसके अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले थी उसको. ओके. एक छोटी सी साइड स्ट्रेन इंजरी थी. तब मैंने उसका फर्स्ट टाइम देखा था अप्रोच एंड वर्क एथिक एंड एवरीथिंग. एंड ही इज़ अहेड, वेरी वेरी मच अहेड. बिकॉज वो जब आया ही केम विद दिस प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ न्यूट्रिशन, ऑफ रिकवरी. और उसका बेस बना हुआ था. और पंजाब से आता है तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग दे यूज टू डू. तो उसका योयो भी 19 प्लस था. और उसको स्लोली ही स्टार्टेड एंजॉइंग स्ट्रेंथ सेशन. तो उसका वर्क एथिक इज सेकेंड टू नो वन इन द टीम. ओके. इफ यू हैव टू लाइक पिक टॉप 3 गाइज इन द टीम वर्क एथिक में तो वही होंगे. बुमराह, शुभमन, विराट. दिस गाइज वर्क एथिक इज लाइक राइट अप देयर वैसे, along with awareness and everything. So he is way ahead so of these guys because these guys have played over 7, 8, 10, 15 years and then built that work Yeah. ethic and structure. Whereas this guy Shubman जब आया 1 1.5 2 साल में ही उसने वो पूरा फॉर्मा अपने लिए. आई थिंक अगेन इसे विराट को ही मैं कहूंगा क्योंकि ही इज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द प्रीवियस जायंट. शुभमन की No, बात but I think this guy is a little different in terms of that because yes, he idolizes Virat Kohli and he always has look up to Virat Kohli and Yuvraj Singh and all of these guys. But uska he had different hunger. I had this one thing उसको शिमोगा में मैंने देखा था 2015 में when he was playing under 16 for North Zone. और उसने कुछ 200 and something नॉट आउट किया था एक दिन में. तो तब से उसको देख रहा हूँ मैं. I've never worked with him till 2018, but he was from that time aiming and looking for something higher than where he was. ओके. तो तब से वो उसमें नैक है to like chase that thing that is
लिटिल हायर एंड आउटसाइड हिज कंफर्ट जोन टाइप ऑफ थिंग, तो पहले से उसका वो विजन रहा है। और उसका भी ये विराट जैसा ओलंपिक वेट लिफ्टिंग है क्या है उसका, नहीं, मतलब वो उसका नहीं करता स्पोर्ट नहीं लिफ्टिंग, करता, नहीं। सो इज नेचुरली उसने ट्राई किया है, हाँ। उसके लिए वर्क भी करता है, बट ही डजंट हैव ओलंपिक लिफ्टिंग इन हिज रेजिम। और क्या करते हैं वो उसके अलावा, मतलब जैसे कुछ नहीं, विराट का ओलंपिक था तो उसका क्या, ऐसा किसी का कुछ है नहीं। ओ मतलब विराट उनका, कोहली हाँ। भी पूरे साल ओलंपिक नहीं लिफ्टिंग नहीं, नहीं मतलब करते वो हैं। कहते हैं ना कि एक के साथ जुड़ा हो जाता है कि नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सो ओलंपिक लिफ्टिंग, मेडिसिन बॉल, स्प्रिंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस, दीज आर ऑल टूल्स। टूल्स या ये सब टूल्स है टू अटेन स्पेसिफिक अडेप्टेशन। हम्म ठीक है, तो वो कोच के ऊपर है। इट इज ऑन अस टू यूज विच टूल विच फॉर टाइम, विच प्लेयर एट व्हाट टाइम टू अटेन विच अडेप्टेशन। हम्म तो ओलंपिक लिफ्टिंग इज फॉर से पावर और स्पीड स्ट्रेंथ, दोनों अडेप्टेशन मिल सकते हैं वो हम्म ओलंपिक लिफ्टिंग से। अब विराट भी कब करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्केड्यूल, हम्म फॉर्मेट, हिज ट्रेनिंग हिस्ट्री और ट्रेनिंग बेस एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, एवरीथिंग। राइट तो राइट ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग सब कुछ करते हैं और सब लोग ये सब नहीं करते, वैसा है। इट इज बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द ईयर। मैं अब रोहित शर्मा के बारे में बात करूंगा। एक तौर पर मैं एज अ फैन भी बोलूंगा और एक तौर पर एज अ कह सकते हैं व्यूअर भी कहूंगा, क्योंकि आपको भी पता होगा, आपके भी दोस्त होंगे, कि कोई लोग भी रोहित शर्मा की बात करते हैं तो देर इज पोलर रिएक्शन, कि कोई एकदम फैनेटिक जैसे फैन होते हैं, या फिर वो कहते हैं कि भाई इज नॉट फिट, ये नहीं चलता, इसका टाइम आ गया, फिर ऐसा कोई कहता है। और आफ्टर आफ्टर यू टेलिंग मी कि आप सी एस आगे परस्यू करना, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग जानने के बाद मुझे ये पता चल गया है कि दिखावे से कुछ नहीं होता। द एथलेटिक फिटनेस इज नथिंग टू डू विथ हाउ यू लुक ऑन टेलीविजन और द एस्थेटिक स्टैंड पॉइंट। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझाइए कि व्हाट वाज रोहित शर्माज एंटायर हिस्ट्री ऑफ दिस एथलेटिक फिटनेस। आपने कब से उनसे काम किया, आपने 20 से किया कि उसके पहले भी नहीं, यू मैंने आर उसको 2-3 इंजरी में, उसका रिहैब में उसको एनसीए में? सपोर्ट किया, ओके एनसीए में। ओके ओके। एंड देन फ्रॉम 2019 2020 ऑनवर्ड्स टीम में काम किया उसके तो उनका स्वॉट एनालिसिस जैसे हमने ये दोनों का किया, तो उनका क्या स्ट्रेंथ है, बिकॉज ही टू माइट हैव अ वेरी गुड स्ट्रेंथ जो इन दोनों के पास नहीं है। साथ। Rohit's biggest strength is his awareness of his weakest link in the body. सचिन जैसा कि नहीं नहीं, so basically Virat has no injury history. Sachin Tendulkar had many injury histories, but that time the cricket was different and I didn't work with him, so I cannot say. MS Dhoni is a maverick. He's a one of a kind. तो उसको छोड़ दो. If you compare Virat and Rohit has had injury histories. उसके hips के around injury है, which is in public Yeah. domain. सबको पता है. विराट कोहली हैज हैड नो इंजरी हिस्ट्री, तो उसका अवेयर होना अपनी बॉडी का एंड टू ट्रेन एंड टू हैव दैट स्ट्रक्चर एंड वर्क एथिक एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। बट रोहित शर्मा का हैविंग हैड दोज इंजरीज, हैविंग हैड दोज एपिसोड्स ऑफ रिहैब, सर्जरी, रिटर्न टू प्ले, Yep. अगेन इंजरी, ऑल दोज थिंग्स, एंड टू हैव द अवेयरनेस कि इसका थ्रेशोल्ड इधर तक है, ये लेग का, ये मसल का थ्रेशोल्ड उधर तक है, that is different. इंट्यूटिव अवेयरनेस के। Intuitive and also physical awareness, because for Rohit Sharma, if something goes wrong and he breaks down, sometimes it is a breakdown episode which he'll take 4-5 months to come back from. ओके Sometimes it may be a situation कि अगर कुछ गलत हुआ तो that is career ending injury. ओके, So that is the मतलब ये risk. टाइट रोप पर चल रहे थे वैसे। हाँ, ओके अभी भी चल रहे हैं ओके, for past few years, and that everyone is aware. हाँ हाँ ये So that awareness is completely different to what awareness I was speaking to earlier. But credit to him कि ऐसा लोगों का भी, I just did an interview, in that also I mentioned कि people assume because he is say few inches extra or क्या few kilos excess, people say that वो unfit है, वो ये है, वो है. देखो, are you saying that he is fittest in the team? No, he is not fittest in the team. Are we saying that he is the best that he can be? No, he is not the best that he can be. In fact, he himself will be the first one to admit or say or own up कि भाई और हो सकता है काम और बेटर हम कर सकते हैं. But having said all this, ऐसा बोलना कि वो अनफिट है या वो मेहनत नहीं करते फिटनेस पे या वो खाली अपने टैलेंट पे खेल रहे हैं, that is a little too much. And it is just basically
accusations and assumptions that are baseless basically. हम्म तो ये है, he does his thing, and with his injury history and his physical restrictions at the moment, to play for 4.5 years, missing a couple of series here and yeah there, which everyone does who plays all yeah formats, is very much okay. He is not missed out on anything because of being injured or breaking down or lack of fitness work or anything like that. It is just basic planning and basic workload management that happens. Nothing to do with injury or unfit or fitness and everything. उनका वर्कआउट आप बोल सकते हो तो मैं खाली जानना It's चाहूंगा। basically pure strength work. ओके स्ट्रेंथ Around करते his हैं proper ओके strength work around his hips to strengthen his entire hip structure. Okay. Hamstring, hip flexors, glutes, and quads, and the entire basically the entire structure around his hips to keep the strength levels very high, so that once we start playing day in and day out, the high speed running comes in and everything come in, and the strength start to deplete, कम होती जाएगी strength, तब he should not be in a position where because of strength deficit any movement that is challenging his weakest muscle structure कुछ टेयर हो जाए या कुछ स्नैप कर जाए उसके लिए। तो स्ट्रेंथ अगर ठीक से करेंगे एंड बेसिक कंडीशनिंग करते रहेंगे तो ही विल बी इन अ पोजीशन वेयर ही विल नॉट बी ब्रेकिंग डाउन और गेटिंग इंजर्ड। समझा। अब ये मैं एक अपॉर्चुनिटी बॉडी फैट के बारे में जानना चाहूंगा, बिकॉज देर इज बहुत हुआ होता है कि भाई इसने कौन से फिटनेस वाले ने इसको क्लियर किया, ये कितना मोटा दिखता है, कितना इसका तोन निकल के आती है। तो हाउ यू अप्रोच बॉडी फैट, मतलब उसका कोई सेट क्राइटेरिया होता है कि भाई दिस इज द कट ऑफ डेक्सा स्कैन में उसमें भी आपने क्राइटेरिया बनाया कि भाई दिस इज द क्लियरेंस लेवल या ऐसा कुछ? सो सी आवर जॉब इज टू present a case to the decision makers. Okay. I am not a decision maker in the, or I wasn't a decision maker in the Indian cricketing scene. मैं क्या कर सकता हूँ कि based on my knowledge or expertise and based on the cohort, the group that we have, I can design a structure or a parameter or a process कि सब लोग starts to follow it and reach a particular level in due course of time. अभी इसमें मैं अकेला ही इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसमें पूरा टीम है, फिजियोज, माई सेल्फ, द हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, द NCA, एवरीवन कम्स टुगेदर, शेयर्स देयर आइडियाज, देयर एक्सपीरियंसेस, एंड वी कम टू कॉमन कंसेंसस कि भाई ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो उसमें आप 25% इज जनरली ओबीस, 25% के ऊपर आप होंगे तो यू आर कंसिडर्ड ओबीस, 20% is healthy individual, and 15% is elite athlete. Now we have to also consider कि हमारा we come from a different ethnic group, we play a different sport, and सब state के बंदे हमारे जो टीम में है या women's player, they come from different states with different cultures, with different diets, with different upbringing, with different structures in their state associations. So when everything is considered, you need to come to a common ground where a particular numbers are set for you. That okay, हम लोग वेरिएशंस हमें इंडिविजुअलाइज रखने that also, जैसे bowlers है तो हम लोग bowlers के लिए बोलते हैं कि भाई 17-18 fat percentage रहेगा, even then it is good enough because they need little bit of fat around their spine or around their bones to absorb and withstand loads. Okay, and we play so much in the year that थोड़ा to start off with certain fat percentage is okay. It comes to cricketers, we expect them to be 2-3%, 4% lesser than the fast bowlers because उनका उतना impact नहीं रहता है, and they are required to do more athletic challenges like sprinting back to back towards the boundary, chasing the ball, running between, slip catching, reflexes, ये सब that. So it is very specific per se. But ऐसा कुछ number नहीं है. What we try to do is try to keep them at a similar number range for season after season, and if they are way above, like कोई 25 है, 30 है या 23 है, 24 है, तो then we start to educate and work to bring them closer to say 18, 19, 17. ये ऑफ सीजन में होता होगा, राइट? ये कहाँ है ऑफ सीजन सर इंडियन क्रिकेट में? तो ये सब जब भी टाइम मिलता है, whenever there is a window, whenever there is time, even sometimes on tour, even sometimes with a, you cannot say less important series, बट लेसर चैलेंजिंग सीरीज में ये सब काम होता रहता है। आपने एक बहुत बड़ा मिथ अभी डिबंक किया कि जो कहते हैं प्री सीजन, इन सीजन, ऑफ सीजन, जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है थियोरेटिकल कि भाई ये 2 महीने हमारे ऑफ सीजन है, ये ट्रेनिंग करना है, यहाँ हमें ज्यादा एम्फोसिस करना है, तो वो पीरियडाइजेशन जो टेक्निकल शब्द जो हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में, उसके बारे में आप बताइए कि
पूरा एनुअल शेड्यूल हाउ यू प्लान कि ऐसा इतना टाइट शेड्यूल है कि भाई कहीं भी कभी भी सीरीज छोटी मोटी कहीं ना कहीं चालू ही होती है, इंटरनेशनल नहीं तो फिर हमारा आईपीएल हो गया, या फिर कोई डोमेस्टिक लीग्स हो गई, या फिर कोई फ्रेंडली हो गया, फिर कुछ भी, मतलब कहते हैं ना कि कोई वैसा महीना नहीं होगा पूरे कैलेंडर में कि जहां आपको ऑफ डे, या फिर कह सकते हो कि कोई खेला ना हो। तो हाउ डू यू प्लान इट, मतलब आप कैसे एनुअलाइज्ड फिटनेस रेजिमेंट बनाते हैं? क्योंकि जहां तक मैं तो थियोरिटिकली जानता हूँ, मैंने प्रैक्टिकली किसी एथलीट को ट्रेन नहीं किया, पर थियोरिटिकल का हमें समझाया जाता है कि भाई दिस इज द प्री सीजन, जैसे एनबीए में नहीं होता, एनबीए में जून जुलाई के बाद अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर जैसे 3 महीने का गैप होता है, जहाँ सब लोग बड़े बड़े खिलाड़ियां अपने, वो कहते हैं ना कि बॉडी फैट पे काम करते हैं, पतले होके आते हैं इन सीजन में। तो व्हाट अबाउट क्रिकेट, आपने कैसे, जितने समय आपने काम किया वो आप कैसे आपने अप्रोच किया था एनुअलाइज हमारा जो शेड्यूल इतना टाइट होता है उसे? भाई आपका 2 घंटा कम पड़ेगा तो सो इट इज़ वेरी, एज आई अगेन इन अ रिसेंट इंटरव्यू मैंने बोला है कि you have to sit together with the leadership group in the team ओके। and you need to identify कि भाई important events, important matches, important series कौन सी है 12 महीने में, और कौन से जो 15-20 लोग हैं जो हमें 100% चाहिए वो important सीरीज में। ऐसा नहीं है कि उसके छोड़ के बाकी में important नहीं है या बाकी में वी आर केयरलेस और एनीथिंग, ऐसा नहीं है, बट दोज आर द इवेंट्स विच कम वंस इन 2-3 years वैसे, या दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स वेर वी नीड एवरीवन फायरिंग एट 100%। या बाकी में इवन इफ सम आर 100, सम आर 80, सम आर 50, वो ब्लेंड से you can compete and it is okay to compete with that because you are the bargain, your risk reward hai, so the reward is you are getting 100% in the main yeah. tournaments and you are not completely losing this, तो वो discussions होते हैं and we get clear directives कि हमें ये बंदे ये रोल के लिए ये वर्क लोड के साथ रेडी चाहिए, and then we start to prepare backwards from those goals and for those players। वैसे फिर उसमें आता है कि एक सीरीज बीच में आती है जिसमें कोई और फास्ट बॉलिंग ग्रुप खेल सकता है, तो ये मेन फास्ट बॉलिंग ग्रुप को नॉट रेस्ट बट वी स्टार्ट टू वर्क ऑन देम फॉर द विजन ओके आगे वाला विच इज कमिंग। वैसे तो देयर प्लान्स आर मेड अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं कि वर्कलोड में मतलब इधर नहीं खेल रहेंगे तो वो लोग घर पे हॉलीडे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। देन दे आर वर्किंग ऑन द फ्यूचरिस्टिक बिगर विजन। वैसे एट द सेम टाइम जो नए बंदों को खेलने मिला है, we are also getting an opportunity to see them, okay, to understand how they respond, how they are as people, how they are as athletes, what structure they are following, because वही बंदे जो नए हैं आज वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर विल बी द मेन स्टे ऑफ द टीम। उनको भी एक्सपोजर देना, उनको भी ग्रूम करना, उनको भी एक्सपोजर देना जरूरी है। ऐसा ही नहीं है कि एक सेट ऑफ बॉलर्स और एक सेट ऑफ प्लेयर्स खिलाते जाओ, कोई इंजर्ड हो गया उसको हटाओ नए को लाओ, नया भी तो रेडी होना चाहिए। एग्जैक्टली, और वही लेवल पे। हाँ, तो हाउ डू यू गेट देम रेडी इज बाय दिस शॉर्ट एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपोजर्स। वैसे एट द सेम टाइम द सीनियर कोर हु आर एक्सपीरियंस नाउ यूज देयर एक्सपीरियंस एंड देयर एक्सपर्टीज स्ट्रेटेजिकली फॉर की इवेंट्स एंड at the other times prepare for those key events। These are only to be followed or to be done or to be planned to 80, 85, 90%। और 10-20% का हमेशा it is a fluid plan because it is sport, it is randomness होती है, पता नहीं, you cannot plan everything, but you can at least plan the direction, you can blueprint, exactly, तो ऐसा है, that is the whole approach। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ आप टीम के प्लेयर्स नहीं, पर टीम के अलावा जो स्क्वाड में हैं हु आर द बैकअप रिजर्व्स एंड आल्सो हु आर नॉट कंसीडर्ड, मतलब जो ब्रॉडर पूल करेगी, मान लो 15 की स्क्वाड बन रही है, पूरा कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का जो पूल है, ओके, मतलब ए बी सी सारे का 25 से 30 कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है, एंड देन देयर आर ऑलवेज 4-5 करंट प्लेयर्स हु आर नॉट इन दिस कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट पर दे मेक द टीम इन द ईयर। ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इंडियन टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच और फिजियो का, टू टेक केयर ऑफ देम। ओके, व्हेन वी आर इन द टीम ट्रैवलिंग आई गिव प्रोग्राम्स बैक होम फॉर पीपल टू डू, और अगर मेरे को लगता है कि कोई बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है टू एग्जीक्यूट द प्लान अलोन एट हिज होम, then we involve the leadership group and send him to NCA, okay, COE जो अभी हो गया है, वहां पे we have our team who help us execute the plan
and it is called a high performance block or a training block for that athlete in प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग इवेंट. तो उधर जाते हैं, उनका मॉर्निंग इवनिंग सेशंस टाइम टू टाइम सब प्लान रहता है. बॉलिंग से लेके रिकवरी से लेके स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एवरीथिंग इज प्लान्ड. सो दे वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक program plan and they come back to the Indian team and the guys who are playing then they go through the same cycle. मतलब एक स्टैंड पॉइंट पे आपको 30 लोगों का ट्रैक आपके पास होता है. ओके, मतलब वो टीम में है या नहीं? Even if they are on holiday. ओके. It is my responsibility and my duty to know कि वो लोग हॉलीडे पे गए हैं, उधर कुछ करना है तो कर रहे हैं कि नहीं. और अगर नहीं कर रहे हैं तो is that part of the plan or not. ओके. वैसे So you are the computer, वो कहते हैं कि you are the system through which everything operates physically. As far as physical preparation, हाँ, वो आपके मद्देनजर के नीचे ही सारा चलता है. The Team India strength and conditioning coach is usually the guy who has the entire picture of physical preparation of all contracted guys. अब जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें, I think he might go down as one of the greatest bowlers India has ever produced. और एक आपने अभी एक इंटरव्यू 4-5 दिन पहले दिया था और उसमें जिसने भी हेडलाइन लिखी थी डिजर्व्स अ पे रेस, क्योंकि आपके शायद शब्द थे कि ही शुड बी मैनेज बाय अ स्मॉल टीम सो दैट ही कैन एग्जीक्यूट सर्जिकल स्ट्राइक्स एट द राइट पॉइंट. मुझे लगा कि भाई ये तो डायरेक्ट बुलसाई वाला आपने पॉइंट कह दिया, बिकॉज सर्जिकल स्ट्राइक्स ही वो करता है कि भाई जब भी पार्टनरशिप बन रही होती है तभी उसका वो आके वो पूरी तहस नहस करता है. तो बुमराह की स्वॉट एनालिसिस में जानना चाहूंगा, बिकॉज ही इज फ्रॉम गुजरात ओनली. सो आपने आई थिंक 2014 से उसे आपने देखा होगा. ही इज द कोहोर्ट यू हैव बीन ग्रूमिंग फ्रॉम द स्क्रैच. तो उसके बारे में समझाइए कि व्हाट वाज हिज नेचुरल गिफ्ट्स, व्हाट वर द स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड थ्रेट्स. ही हैज इवॉल्व्ड ड्रास्टिकली जब से मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था. फ्रॉम दैट टाइम, नॉट ओनली फिजिकली, इवन मेंटली एंड एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, उसका ग्रोथ हैज बीन लाइक मल्टीपल फोल्ड्स. ओके. एंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट गोज टू हिमसेल्फ. ओके. फॉर हिम टू वांट टू बी दैट नंबर वन, टू वांट टू प्रूव द वर्ल्ड रॉन्ग, बिकॉज उस जब से वो आया है तब से लोग यही बोल रहे उसके एक्शन में प्रॉब्लम है, 6 महीने में टूट जाएगा, अरे खाली व्हाइट बॉल खेलेगा, अरे खाली T20 खेलेगा, रेड बॉल के लिए नहीं बना है, रेड बॉल खेलेगा तो अच्छा ठीक है, खाली वो ओवरसीज खेलेगा, सिलेक्टेड मैचेस खेलेगा, फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा. ऑलवेज इट हैज बीन दैट. बट इफ यू सी इंजरीज फॉर अ फास्ट बॉलर इज नथिंग न्यू. उसकी एक्शन की वजह से उसका इंजरी होना, इट इज एक्चुअली, इनफैक्ट इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट, उसके एक्शन की वजह से और उसके बॉडी की वजह से वो कम इंजर्ड हो रहा है, बिकॉज ही इज हाइपर मोबाइल एंड ही इज वेरी इलास्टिक. एग्जैक्टली. तो उसका वो एडवांटेज भी है वैसे. तो वो स्लिंग जैसा उसका है कि हाँ, तो ही इज वेरी इलास्टिक. वही है. तो सो दैट इज द थिंग. तो ऐसे है. तो व्हाट हाउ ही हैज गॉटन इंजर्ड दीज मेनी टाइम्स इज आल्सो बिकॉज ऑफ, आई कैन नॉट से अनरेगुलेटेड बट नॉट वेरी रेगुलेटेड वर्कलोड. ओके. पर से जैसे अभी लोग बोलेंगे कि वर्कलोड, क्या वर्कलोड, पहले भी लोग खेलते थे, अभी भी लोग खेलते हैं, पर पहले का गेम का पेस हुआ करता था 21-22 किलोमीटर आवर पे पेस गेम चलता था. Now the same game operates at 26, 27, Exactly. 25, 26, 27 kilometers an hour. The whole pace of the game intensity has gone up. With that, there is one more format, T20 format. With that, IPL का window जो off मिलता था, वो off भी नहीं है. In that also people play. Now people say that वो IPL में off ले लो, Indian team में क्यों off लेना है? भाई ये individual player का call है. नहीं, हाँ. ये that it is their call. If they want to play this, and it is not that वो इंडिया टीम में आके वो लोग हल्का लेते हैं या एफर्ट नहीं देते, खाली IPL में एफर्ट देते हैं, ऐसा नहीं है. Meaning I am the guy who have seen them and I can say with meaning hand on heart, they are very patriotic and very proud about playing for India and they put everything on the line to play for the India more than their franchisee. ऐसा दिखता है और ऐसा मार्केट होता है, वो अलग बात है, but they feel more bad and they take things to heart when playing for India than they take for playing for their franchise. So coming back to Bumrah and his wife Sanjana, she has been a great addition along with Bumrah's mom and Bumrah working on himself along the way. And after becoming a father, I think he has become a different person. He's seeing life from a different lens now. So all these things coming together, he is very evolved and mature individual now than what he was say even 3-4 years back. वैसे.
और Even if you see his interviews, या you will be या able to. इंसाइटफुल इज बहुत ही अच्छा, मतलब इंसाइटफुल होता है, विजडम इज ड्रेनिंग लाइक इट। अब बुमराह के अगर एथलेटिक स्टैंड पॉइंट देखें तो व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ एंड व्हाट ही वर्क्स ऑन, मतलब स्ट्रेंथ का ही होता है। He is, I would say, he is a cricketer. ओके, Virat Kohli is an athlete who plays cricket. Bumrah is a cricketer who plays cricket. समझ नहीं आया। So Virat Kohli, Shreyas Iyer, uh, पंड्या, Umesh Yadav, Hardik हार्दिक Pandya, पांड्या, these guys are athletes. मतलब कोई भी स्पोर्ट में दे भी Nitish Reddy, Tilak Verma, ओके, these guys are athletes. आप उनको फुटबॉल खिला लो, आप उनको क्रिकेट खिला लो, आप उनको स्प्रिंट करवा लो, they will be there. I'm not talking about the performances, but the movement efficiency, the orientation, the coordination, the spatial awareness, the movement awareness, ये सब है उनमें. Jasprit Bumrah is a pure and pure cricketer. क्रिकेट I would say not even a cricketer, a fast bowler. And he does that with aplomb. उसका कोई second नहीं है. He does it to the best of his ability and he's best in the world. तो वैसा है. तो his athletic ability is not gifted athletically, but he compensates that with being very smart, tactical, tactics, very strategic, very sorted in his plans, गेम अवेयरनेस, ये सब में वो कंपनसेट करते हैं. राइट। अब बुमराह का अभी इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है, तो एक विवाद ये बना था कि क्यों 3 ही मैच खिलाए और कौन सी 3 खिलाए। तो आप वो समझा सकते हैं कि हाउ द वर्कलोड मैनेजमेंट वर्क्स, की मान लो कि उसने पहली खेली थी, मुझे याद है, पहली खेली थी, दूसरी नहीं खेली, तीसरी खेली और चौथी खेलेगा, मतलब 5वीं नहीं खेलेगा। तो कैसे वो प्लान करते हैं? मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ, मैं थिंक टैंक की बात नहीं कर रहा कि क्या उनकी जो गंभीर या उनकी जो टीम ने बने, मैं वो बात नहीं कर रहा, फ्रॉम अ फिटनेस एंगल पूछ रहा हूँ कि बैक टू बैक तो नहीं करने चाहिए। वैसे देखा जाए तो 1, 3 और 5 बेहतर नहीं होती। मैं तो एज अ व्यूअर बता रहा हूँ कि अगर वर्कलोड ही मैनेज करना है, क्योंकि ये 9 डेज का गैप हुआ ना अभी। ओके, हाँ समझा। ओके, 3rd और 4th के बीच में ज्यादा गैप मिला तो एक रिकवरी होगी। 9 day gap. ओके, So then he has recovered from the last game. ओके, So it is no more a back to back game. ओके। और उन्हीं को क्यों वर्कलोड? क्योंकि उनके जगह सिराज या वो, तो क्या कुछ डिफरेंस है उनमें? 2-3 reasons for this. I think he's nothing against Siraj. Siraj is a very dear friend, but Bumrah is an asset. He's one in a generation bowler, and he has had 2-3 career threatening injuries, Yeah. stress injuries, and India or him cannot afford another episode. So अभी क्या हो रहा है कि we are erring towards caution and रिस्क care. बेनिफिट एनालिसिस। हाँ, तो अभी जो डिसीजन हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि even if there is 0.5% risk, no one wants to take it Okay. at this stage, because अभी 6 महीने पहले he has come back again. So the decision is always taken to err towards caution and care, to be first safe. वैसे in the long term, once I think he gains confidence, team gains confidence, and if everything is on the line and all that, things may change or might be seen differently. But at the moment, that is the approach. That is what I can say. Now, currently, live on the ground, उधर क्या बात हुई, क्या decision हुआ वो रूम में, I was not there, so I cannot say. But the overall plan and approach seems to be to err on the side of care, सेफ। and safety. अब हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, चौथा टेस्ट का पहला दिन खत्म हो चुका है और ऋषभ पंत को इंजरी थी, तो मैं ऋषभ पंत की बात करने वाला हूँ। उसके पास लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, एंड कमिंग आउट ऑफ दैट एंड लाइक दिस विद द सेम एथलेटिक एबिलिटी, इट इज लाइक वेरी वन केस स्टडी हम लोग कह सकते हैं। और आई थिंक आपके एक इंटरव्यू में भी मैंने समझा था कि ऋषभ पंत इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रिपरेटर्स, मतलब प्रिपरेशन, गेम प्रिपरेशन और हंगर जो आप आगे बात कर रहे थे, तो ऋषभ पंत भी उनका, मतलब देयर इज अ मैवरिक काइंड ऑफ एबिलिटी फॉर हिम। तो उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ही इज माय फेवरेट प्लेयर ऑल्सो। सहवाग के बाद मैं कह सकता हूँ कि भाई सहवाग जैसा पंत और यशस्वी दो हैं जो मेरी जैसी थिंकिंग जैसा रखते हैं कि भाई जस्ट हिट व्हेन यू गेट अ गुड बॉल। तो उसके ऋषभ पंत के बारे में मैं जानना चाहूंगा फ्रॉम अ फिटनेस और एथलेटिक एंगल। The biggest strength he has, I think, is the 3 or 4 years of gymnastics that he has done. Growing up. Okay. And I think not many people know, but वो बैक फ्लिप, फ्लिप जो करता है 100 करने के बाद जो अभी चालू किया, वो जिम में रेगुलरली करता है for years. Okay. But that comes very natural to him. And one, he is
very stout, पहाड़ी strong guy. Yeah. Along with that, उसको ये elastic energy मिली है gymnastics से. So physically, that component has helped him a great deal in the way he plays or keeps or moves and all that. Coming back from that injury, I think it is his mindset that helped him. और कुछ help किया है तो डॉक्टर दिनशो पार्टीवाला, who has been with him through and through this, and Tulsi, one physio in NCA, who was also along with him to take care of him. But more than anything else, it is his mindset, and it is his this very unpredictable thought process. Yeah. काउंटर इंट्यूटिव कह सकते हैं That कि भाई is- कौन एंडरसन को स्वीप सिक्स मारते वैसा So है. that is his strength and weakness Yeah. both. Okay. तो उसका प्लस और माइनस दोनों वो ही है. But in this favor, in this episode, it worked in his favor, and that has helped him come out of it the way he has come out. बीइंग एन इंडियन हमें अक्सर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर नीचे दिखाया जाता है व्हेन इट कम्स टू एथलेटिक फिटनेस विद द फॉरेनर्स. कहते हैं ना गोराज हमसे ज्यादा फिट और हेल्थी होते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंड एंड द साउथ अफ्रीकन्स, क्योंकि उनकी फील्डिंग में जो हमारा चेंज वाटरशेड मूवमेंट जो हमने बात की 2015 में थी, वो ऑलरेडी जॉन्टी रोड्स और एबी डिविलियर्स और वो सारे करते आए थे 1-2 डेकेड पहले से. एंड देयर वाज रिकी पॉन्टिंग आल्सो, पॉल कॉलिंगवुड. मुझे जहाँ तक याद है, बीइंग अ मिलेनियल किड, मैंने देखा था कि पॉल कॉलिंगवुड ने जो हिडन का कैच किया था नेटवेस्ट सीरीज में, वो आज भी मुझे याद है कितना ऊपर किया था. और आई कांट इमेजिन कोई इंडियन क्रिकेट टीम में वैसा कर पाता. युवराज ने किया था वो अलग बात है, बट इंडियन को कर पाना एक अलग, वो कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, इनका तो जेनेटिक उतना होना नहीं चाहिए. तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज अवर बार, और इज इट अ डिल्यूजनरी बार और इज इट अ रियल बार, कि भाई इतना ही हमारे पास जेनेटिक पोटेंशियल है, उससे आगे हम लोग नहीं जा सकते. सो वो जॉन्टी रोड्स का कैच या हर्षल गिब्स का कैच या दिनेश कार्तिक का कैच 2007 वर्ल्ड कप या युवराज सिंह का कैच, ऑल दीज आर आउटलायर्स, वन ऑफ एपिसोड. But if you talk about fitness, if you talk about athletic ability in the field, South Africans, New Zealanders are ahead. Then comes Australia, England, them, and then comes also sometimes Sri Lankan are very good fielding side. Sri Lankan better? Yeah. Okay. Not better. They are very good fielding side, and also Indians are now fighting with everyone at different times of the year. Yeah. कोई बार हम लोग न्यूजीलैंड को भी बीट करते हैं, कोई बार हम श्रीलंका से भी फील्डिंग में हार जाते हैं, वैसा है. तो इट इज वी आर वेरी फ्लक्चुएटिंग. नाउ कैन वी रीच टू अ लेवल वेयर साउथ अफ्रीकन टीम और न्यूजीलैंड टीम ऑपरेट्स कंसिस्टेंटली? आंसर इज yes, but it will take time. Okay. Can we be the best fielding side in the world? Yes, but it will take a consolidated, cohesive and collaborative approach to get there with lot of pieces coming together. Why I am saying all this? So if you go from in Sydney, Coogee Beach से Bondi Beach करके कोस्ट है. There is a stretch of 6 kilometers. अगर आप उधर एक रन करने जाओगे तो you will see women playing touch rugby, kids playing touch rugby, guys playing touch rugby, एक CrossFit unit चल रहा होगा, एक रनिंग ग्रुप, they will be doing their trail running, everything. ये आपको दिखेगा 365 days a year, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, 24/7 आपको कोई ना कोई उधर कुछ ना कुछ करते हुए मिलेगा. दैट इज द लेवल ऑफ आउटडोर एक्टिविटी एंड फिजिकल एक्टिविटी दैट अ नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन डज. अभी आप कम टू इंडिया, आप जाओ रिवर फ्रंट पे अहमदाबाद, आप जाओ डुमस सूरत बीच पे, आप जाओ तीथल बीच पे, या कहीं भी जाओ आप इंडिया में, और मेरे को 1000 लोग में शो मी 10 people who are involved in physical activity on any given day, any evening, any morning. मैं कुछ भी हार जाऊंगा वॉकिंग को छोड़ के. वॉकिंग इज नॉट काउंट. नहीं, फुटबॉल तो खेलते, आपने नहीं देखा? फुटबॉल खेलते हैं टर्फ पे. नहीं, बीच पे जुहू बीच पे तो मैं भी बहुत खेला हूँ. मतलब मैं जब भी वहाँ इस्कॉन या कहीं जाता हूँ तो वहाँ तो खेलते हैं लोग, बट इट इज रिक्रिएशनल लेवल. जुहू मतलब जुहू बॉम्बे में. अच्छा, वो ब्रो मेरे को, मैंने देखा नहीं है Okay. बट दैट मार्शल आर्ट भी करते हैं शायद. या वो उसमें बीच में वो लोगों ने कैसे है कि वो मोबाइल पोर्टेबल सेटअप ला लिया है. Those are professional people playing, that group of professional people playing. हाँ, मतलब नॉर्मल लोग नहीं करते. I'm talking about 9 to 5. हाँ, नहीं, normal office वो goers. तो है. ठीक है. In lunch, when they have 1 hour or 1.5 hours, they have their running shots or bike. Exactly. 45 minutes run, half an hour bike ride. They do shower, again back to work. This culture
is there in normal Australians Okay. or normal Ingrained in the culture. Okay. normal New Zealanders. On a weekend, the father son will wake up, they will go for a bike ride. 6 बजे उठ के 10 बजे आके बारबेक्यू ग्रिल करके वो लोग संडे बिताएंगे. हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली गुजराती, व्हाट डू वी डू? संडे मतलब किचन क्लोज, ईट आउटसाइड, मूवी. और आउटसाइड ईट मतलब वही पॉपकॉर्न, फाफड़ा, जलेबी, भेल, पाव भाजी, दिस थिंग. This starts when they are 5 or 6 year olds. Yeah. And they are competing when they are 21, 22 Yeah. year old. So what are the ingredients you're playing with? This is about the culture. Second thing, the access to grass. आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाओ, every other street, Turf मिल जाएगी. every you will have a grass, public place where grass is there. You see how they dive. Yeah. These guys, Sena countries, they dive with technique which they have learned playing rugby or playing some kind of sport with their family members when they were kids. हमारे यहाँ ग्रास ही नहीं है. आधे क्रिकेटर्स को या आधे लोगों को डाइव करना या स्लाइड करना या तो नेचुरली वो लोग को आज आता है या they need to learn or they don't learn at all. Yeah, I don't want to name, but if you watch keenly today in the Indian team, 2 to 3 very important all format guys don't slide. Okay. Young people. This is so when we are talking about fitness standards, of highest fitness standards. So this is not only fitness or not only fielding aspect. This is very deep and very cultural aspect. Those are intertwined समझा. to become an athletic ability right from their growing up days. तो आप जो फील्डिंग का और ये सब बात करते हैं ना, कोई इतना सोचता नहीं है, बट दीज आर ऑल दैट द फैक्टर्स व्हिच प्ले अ पार्ट. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कि एक जेनेटिक डिसएडवांटेज भी है. अगर हम लोग जेनेटिक की बात करें, देयर इज 30 जन हाइपोथेसिस. मतलब हमारी इंडिया की जो कंट्री थी वो फेमाइन के लिए बनी थी. मतलब हमारे बहुत ही ड्रॉट्स आए थे, बहुत ही फूड स्कैसिटी थे, और उसके कारण हमारा बाय जेनेटिक म्यूटेशंस हमारे जो बेली फैट है दैट वाज द पावर हाउस फॉर अस. बिकॉज उसमें होता क्या है कि हम लोग कम खाने भी हमें स्टोरेज चाहिए था. बिकॉज द गैप बिटवीन वन फूड यू विल बी टेकिंग एंड द अदर फूड वाज अननोन, अनसर्टनिटी थी. तो हमारी बॉडी वैसे अडेप्ट हुई है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए विद द अनसर्टन फ्यूचर हमें जेनेटिकली स्टोर करना. इसी कारण आप देखोगे कि एंड्रोजेनिक ओबेसिटी जो कहते हैं, जो पेट की मोटापा जो होता है, वो हमें ज्यादा है. अगर आप यूएस में देखोगे तो यूएस में हाथ भी मोटे होते हैं, पैर भी मोटे होते हैं. देयर इज अ व्हाट यू से इवन ओबेसिटी, मतलब पूरा शरीर बड़ा होता है. हमारे में पहले पेट में होता है. वो जेनेटिक डिसएडवांटेज है जो साइंस अभी कह रही है हाइपोथेसिस पे. देयर इज नो कंफर्मेशन, बट इट मेक्स सेंस आल्सो थियोरेटिकली. प्रैक्टिकली आई डोंट नो कितने रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए और कितना उसे किया, पर इट वर्क्स. मतलब मैंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी पूछा और जिनको भी पूछा है, जो डायबिटीज और जो ओबेसिटी का है, उसका कारण ये है कि वी आर ऑलरेडी अ फेमाइन एडजस्टेड कंट्री और अभी फूड सरप्लस हो रहा है. और उसके कारण देयर इज अ मिसमैच कि हमारी बॉडी फूड स्कैसिटी के लिए बनी है और फूड सरप्लस हो रहा है, तो देयर इज अ मिसमैच इन दैट. तो ये पूरा जेनेटिक था. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीन से तो हम लोग डिसएडवांटेज, और उसके बाद अगर एपिजेनेटिक जो गए, जो आपने कल्चरल का, तो फिर चला ही गया. ऑल्सो स्ट्रक्चरली. सो अगेन मेरे को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये, but in England, Australia and all that, there is regimented strength and conditioning program initiated from under 14 onwards. Yeah, exactly. Yeah. So जैसे क्रिकेट ECB है, तो उनका 2 times a week from under 14 they start to inculcate orientations, education, awareness about strength and conditioning sessions, just focusing on movement patterns, efficiency, exposing them to different kind of movements. वैसे when they come to under 17, under 18, under 19, this becomes much more formalized. 3 sessions a week, कंडीशनिंग ऐड होता है, एक प्रोग्राम ऐड होता है, स्पेसिफिक लोड्स ऐड होते हैं, देन दे बिल्ड. बाय द टाइम दे आर इन डेवलपमेंटल, इंग्लैंड लायंस या जैसा इंडिया है होता है, इंग्लैंड लायंस साइड, दे आर हैविंग अ प्रॉपर प्लान फॉर देमसेल्व्स. मतलब स्ट्रक्चरल फाउंडेशन सेट हो चुका है. दे जस्ट नीड टू लेवल अप इट टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. सो अगेन नाउ तो इट्स, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट नाउ फिटनेस per se, even proper Olympic lifts or everything is now part of every other gym in the country, which is very good. But also a person's orientation to use the gym, वो भी इंडिया में पहले नहीं था. A person goes to the gym, वो मशीन वगैरह यूज करना उसको comfortable था, that to his ability, but to just use the platform, to use the squat rack in the right manner, in the right way,
those were not something which was seen on a daily basis, which has now come, वैसे. And also some pockets of India, they don't have the privilege or the luxury to have a high performance center Yeah. or a what do you call fully high tech or current generation gymnasium. या इंफ्रास्ट्रक्चर इज इशू. हाँ, वो with अभी the फंडिंग या जो भी कह लो, वो विजन bumper- भी चाहिए क्योंकि लोगों को बम्पर प्लेट्स Yeah. वर फर्स्ट रेरिटी. अभी भी कोई कोई जगह पे बम्पर प्लेट्स होना, इट्स नॉट अ थिंग दैट यू विल फाइंड इन एवरी अदर जिम. सो ऑल दोस थिंग्स मैटर, क्योंकि वो जब बच्चा यंग होता है फ्रॉम 8-9 years, इफ ही सीइंग दोस थिंग्स, ही विल स्टार्ट टू एक्सप्लोर, ही विल स्टार्ट टू एक्सेस इज एक्सपेरिमेंट. एवरीथिंग. मैं यही कहता हूँ कि Yeah. भाई कोई भी बंदा अगर धारावी में भी अगर वो पैदा हुआ है और उसे अगर आप उसकी अपब्रिंगिंग आप एकदम फर्स्ट वर्ल्ड न्यूयॉर्क जैसी बनाओगे तो वो वैसा ही बनेगा. वैसे ही बनी. वो जैसा आपके आजू बाजू होता है वैसा ही आपका वो होता है, क्योंकि एनवायरमेंट, मैं तो मानता हूँ कि, और मैंने ये बोला भी है कि जेनेटिक्स लोड्स द गन, एपिजेनेटिक्स पुल्स द ट्रिगर. कि आपकी गन लोड हो गई है, पर आपकी आदतें, आपका जो वो कहते हैं ना अपब्रिंगिंग, आपके जो कहते हैं ना सहकर्मी, जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो एसोसिएट्स हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, अगर वो सही नहीं होंगे तो वो ट्रिगर पुल होगा और फिर आप रोओगे कि भाई कैसे गोली आ गई. वेरी वेल तो ये पुट. तो है. वेरी वेल पुट. और आई वुड जस्ट एंड दिस, हमारी जो शानदार पॉडकास्ट थी, कि इसी से 2027 जो हमारा वर्ल्ड कप है, और जो बहुत ही 10 years के बाद है 2036 ओलंपिक्स. फ्रॉम अ फिटनेस एंगल, व्हाट डू यू थिंक हाउ वी आर प्लेस्ड राइट नाउ? मैं क्रिकेट के बारे में पहले 2027 की बात करूंगा. जो करंट लॉट है उसमें कई लोगों ने आप ही के अंडर से वो आए थे, अक्षर, हार्दिक, बुमराह, ये आप ही से मतलब 2014-15 से थे. एंड देयर आर लॉट ऑफ न्यू बंच ऑफ गाइज ऑल्सो विच आर रियली प्रॉमिसिंग. मुझे तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है. तो हाउ डू यू थिंक दे विल बी competing from an athletic standpoint and as a holistic cricket also? Athletic standpoint will be amongst the best teams, like top 2, top 3 or top team, because of the time we have to prepare. And also, as you said, the current group is very intrinsically driven, motivated, and they have the dream to do things for themselves and for the country. So that will come into play and they will do exceedingly well, and very good ingredients to play with. Basically ऐसा कोई नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है which is showing any signs of कि हम लोग पीछे पड़ेंगे या we will be falling short on anything. So everything looks promising and we are walking in the right direction from a physical preparation and athletic potential standpoint. 36 Olympics, the government is having a big dream and big push and big vision this time around. And potentially, from what we are all hearing, it is going to be Indian Olympics. We are going to be hosting it. That is what the aim is. Yeah. If that happens, also it is psychologically a big advantage. Motivator या advantage? No, it is a big advantage because if you see the home Olympics, the athletes of home host countries, they have always outdone themselves. And even if you see London, मतलब वो मोटिवेशन रहता है कि भाई कुछ रहता है. हाँ, कुछ क्या रहता है पता नहीं, but there is some element that plays. Motivation is one मतलब thing. होम एडवांटेज जो कहते हैं कि Yeah, अपनी and it जमीन is पे the, तो it is the support, it is the connection, it is the psychological, what do you call, feeling of belonging or representing the people who are in the whatever it is. But there is something different that always happens in home Olympics, or even if you see home world events. Yeah, exactly. कुछ ना कुछ something plays a part. So Andy Murray also, for him to win the Wimbledon was a big thing. Was a big thing, and it was a very different emotional thing. Exactly. So that it plays a different role. So that will play its part. And then there is always the biggest challenge will be the environment we create for the athletes. From now to then, by environment मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, it is the friend circle, इकोसिस्टम और friend circle, family, coaches, and the society around that particular athlete. That is going to be the determining factor. I think नीरज चोपड़ा also अभी recently उसने बोला है कि हम लोग को ओलंपिक चैंपियंस तो चाहिए, बट हमें ओलंपिक चैंपियंस के पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, एग्जैक्टली वो नहीं सीखना है. हाँ. और वो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है. वही आई थिंक दैट इटसेल्फ इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एन ओलंपिक मेडलिस्ट. कि उसके पेरेंट्स, उसका घर का एनवायरनमेंट, उसका फैमिली का एनवायरनमेंट वो कैसा है. दैट इज वेयर द ओलंपिक चैंपियन माइंडसेट इज कल्टिवेटेड. तो वो है इम्पोर्टेंट. आई थिंक हर एक वेब सीरीज या जो लॉन्ग सीरीज होती है सीजन की तरह, मैं एक क्लिफ हैंगर के तौर पर यहाँ एंड करना चाहूंगा
यही स्पोर्ट्स साइंस को कंटिन्यू करने के लिए बाय द टाइम दिस एपिसोड एड्स हम लोग कुछ ला रहे हैं, सो दैट वी स्पोर्ट्स साइंस और जो फिटनेस जो कल्चर जो हम बनाना चाहते हैं, जो हमें नहीं मिला था, जिससे मैं डॉक्टर बना और ये स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच बने, हम लोग भी एथलीट बनना चाहते थे, तो उसी के तौर पर हम लोग कुछ लाने वाले हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सोहम भाई फॉर दिस। थैंक यू स्मिथ, थैंक यू, लवली टू बी हियर।